Good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Today is the sixth lecture of motion in which we are going to study graphs. We have studied a bit of graphs in the last lecture, but now we are going to take this a bit further. अभी मोशन को हम लोग जब पढ़ते हैं या समझते हैं तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, तो what things are we are supposed to do. तो हमें velocity, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये निकालने की आवश्यकता होती है. सो दिस इज व्हाट मोशन स्टडी इज ऑल अबाउट. यू नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन. अब ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं, वो हम लोग पहले कुछ लेक्चर्स में इनको रिवाइज किया था. अब इनको अगर निकालना है हमें, तो वी हैव गॉट टू ऑप्शंस. काइनेमैटिकल इक्वेशंस. दूसरा ऑप्शन है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, वी कैन यूज ग्राफ टू फाइंड ऑल दीज थ्री. नाउ हाउ वी कैन डू दैट यूजिंग ग्राफ, वी आर गोइंग टू स्टडी. काइनेमैटिकल इक्वेशंस जो है वो तीन ही है, जो आपको पता है. उसमें बिल्कुल सिंपल होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at. अगर आप गौर से देखो इन तीन इक्वेशंस में, तो हर एक इक्वेशन में कितने क्वांटिटीज हैं? 4. v u a s 4, s u t a 4, v u a t. अगर हमें तीन पता है तो चौथा निकाल सकते हैं. तो based on the data given, if we know three quantities, the fourth one can be choiced, can be found by choosing the right kind of equation. For example, अगर मुझे v दिया है, u दिया है, a दिया है और s पूछा है, तो obviously I'll not go for this equation. I'll go for this equation. Why? Because 1 2 3 मुझे पता है. 1 2 3 नोन, तो फोर्थ अननोन निकाल सकते हैं. उसी तरह टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो s कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से. सो बेसिकली यूजिंग काइनेमैटिकल इक्वेशंस यू कैन फाइंड आउट दीज थ्री पैरामीटर्स by choosing the right kind of equation. That's it. बड़ा ही सिंपल है. डेटा लिखिए, मोशन को समझिए, डेटा लिखिए एंड चॉइस द इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर. ये हमारा मेथड था जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था यूजिंग 2-3 न्यूमेरिकल्स. अब मैं बताऊंगा कि हाउ वी कैन यूज ग्राफ टू फाइंड आउट दीज थ्री. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन डिस्प्लेसमेंट, because this is something that is there in CBSE 10th standard. A और V भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हम लोग 11 में जाके पढ़ेंगे. ठीक है? तो let us try and understand how graph can be used to find out displacement. Okay? तो चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. पहला ग्राफ जो हम लोगों ने देखा था वो था xt ग्राफ. अब xt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है. xt ग्राफ ये कर्व है, और दो ही टाइप्स हो सकते हैं, xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन, xt ग्राफ कर्व, या फिर xt ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ इफ द xt ग्राफ इज दिस, लाइक दिस, राइजिंग और फॉलिंग, बोथ ऑफ देम आर depicting the same motion. तो ये तीनों जो ग्राफ्स हैं xt ग्राफ आपको क्या बताते हैं? तो this shows it is covering equal distance in equal interval of time. This is uniform motion. In this graph, as we have seen earlier, xt ग्राफ अगर कर्व होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक एक्सेलरेटेड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. और ये दिखाता है कि अगर xt ग्राफ इस तरह की स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. और ये भी यूनिफॉर्म मोशन है. द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम.
but it has started far away from the origin and it is moving towards the origin. ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है. कंक्लूजन आपके लिए ये है कि एक्सटी ग्राफ आपको बता रहा है मोशन क्या है. ऑल्सो एक्सटी ग्राफ कैन टेल यू वेलोसिटी, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे. तो एक्सटी ग्राफ पे से मोशन का टाइप क्या कर रहा है वो पता चलता है. अब आते हैं वीटी ग्राफ के पास. अब वीटी ग्राफ के पास आते हैं हम लोग. तो वीटी ग्राफ ये ऐसा है. दिस इज अ वीटी ग्राफ, दिस इज अनदर वीटी ग्राफ. ओके सर, क्या वीटी ग्राफ कर्व हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग उस तरह का मोशन पढ़ेंगे ही नहीं. ये दो मोशंस क्या है? वीटी ग्राफ इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है और वीटी ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन है. ये क्या है? यहां पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बदल रही है. तो ये यूनिफॉर्म मोशन. यहां पे टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है. वेलोसिटी में बदलाव, इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब आप कहोगे सर, अगर ये आपका सोचना बिल्कुल जायज है कि अगर ये नीचे होता तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन होता? बिल्कुल होता. आपको 11th में ये पता चलेगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है 11th के एमसीक्यूज में या फिर 11th के क्वेश्चन पेपर्स में. तो देयर इज नथिंग डिफरेंट, इट्स जस्ट दे आर मेकिंग इट स्लाइटली confusing by changing the depiction. अब यहां पे देखो आप, मैं ऐसा ग्राफ निकालता हूं VT. अब क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? बिल्कुल, लेकिन यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है. इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन. यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन को भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही बोलते हैं, सिर्फ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. सो इन 11th यू विल सी दैट एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन को एक ही मोशन के अंदर पकड़ते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन. अगर एक्सेलरेशन प्लस है तो बढ़ता है, एक्सेलरेशन माइनस है तो वेलोसिटी कम होती है. प्लस है तो देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली. स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्मली बढ़ना, लीनियरली बढ़ना. लीनियर मतलब 1 to 1 कि अगर टाइम 2 सेकंड से बढ़ा तो वेलोसिटी 4 सेकंड से बढ़ेगी. अगर टाइम 4 सेकंड से बढ़ा तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनेटली 8 से बढ़ेगी, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो वीटी ग्राफ के ये नेचर है. स्ट्रेट लाइन है, इस तरह हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन है. अगर बढ़ती हुई वेलोसिटी है या फिर घटती हुई वेलोसिटी है और स्ट्रेट लाइन है ये इस तरह, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ये बढ़ने वाली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये रिटार्डिंग मोशन है. यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस है, यहाँ पे माइनस है. अब ये हो गया ग्राफ के बारे में जानकारी. इस ग्राफ पे से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सटी ग्राफ पे से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, जो नहीं निकालेंगे, लेकिन हम लोग वीटी ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए विल फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. What I'll do is I'll write down a question, I will draw its graph and find out displacement. A car accelerates from rest to 20 meter per second in 10 seconds. It then continues with uniform velocity for next 5 seconds. It uniformly
डीएक्सेलरेट्स, एक्सेलरेशन को थोड़ा शॉर्टकट में लिखा डीएक्सेलरेट, जो स्कूल्स है हुए उनको थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक चलता है. इट यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट्स टू स्टॉप to zero velocity in next 5 seconds. Find displacement in 15 seconds and 20 seconds using graph. अब इसको हम लोग अगर नॉर्मली करते तो किस तरह करते? At t equal to 0 speed is 0. At t equal to 10 speed is 20, then speed is 20 for next 5 seconds, that is t equal to 15, and then speed becomes 0 in next 5 seconds. ये डायग्राम मैं ड्रॉ करता. at t equal to 0 स्पीड कितना है? 0. 10 सेकेंड में स्पीड कितना है? 20. अगले 5 सेकेंड के लिए स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 10 से लेकर 15 सेकेंड तक स्पीड कांस्टेंट है. फिर 15 से लेकर 20 सेकेंड तक अगले 5 सेकेंड में स्पीड 0 हो रहा है. ये डायग्राम निकालता. A to B एक्सेलरेशन, B to C यूनिफॉर्म मोशन, C to D डी एक्सेलरेशन. हर एक इसमें अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकालता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे रिटार्डेशन है. तो हर एक इसमें यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s से मैं क्या करता? डिस्प्लेसमेंट निकालता और ऐड करता. ये हमारा प्रीवियस लेक्चर में मेथड था. अब ग्राफ से कैसे निकालते हैं वो समझेंगे. विल फर्स्ट ड्रॉ अ ग्राफ, x एक्सिस एंड y एक्सिस. y एक्सिस के अलोंग लेंगे वेलोसिटी, x एक्सिस के अलोंग लेंगे टाइम. जब t शून्य था वेलोसिटी भी 0 थी. जब टाइम हो गया 10 सेकेंड, वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड. और क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी 0 से 20 स्ट्रेट लाइन होगा. कैसे पता चला? इट हैज गिवन द कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. अब अगले 5 सेकेंड के लिए, मतलब 10 से 15 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए द स्पीड और वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन था. फिर उसके अगले 5 सेकेंड में द बॉडी डी एक्सेलरेटेड टू 0. तो 20 से हो गया वो 0 इन नेक्स्ट 5 seconds, so this will be 20. अब पूछा क्या गया है? 15 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एरिया बिलो वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था. और अभी इस मेथड का यूज करके हम लोग एरिया निकाल के हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं. यही बता रहा हूं मैं. तो 15 सेकेंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दैट विल बी गिवन बाय एरिया बिलो द वीटी ग्राफ. टिल व्हाट टाइम? 10 नहीं, 15 सेकेंड तक का जो एरिया है वो शेड कर दीजिए. 0 से लेकर 15 तक जो एरिया है वो शेड कर दीजिए. ये एरिया अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट. तो S आफ्टर 15 seconds is equal to area below the VT ग्राफ. अब वर्टाइसेस को नाम दे दो O, A, B, C, D, E. अब एरिया बिलो द VT ग्राफ 15 सेकेंड तक क्या दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है. सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 15 seconds is area of triangle OEA plus
एरिया ऑफ रेक्टेंगल EDBA या ABDE, इसका मतलब ये एरिया ऐड करो और क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट कितने समय के बाद, 15। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, हाफ बेस विच इज OE इंटू हाइट विच इज AE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल DE इंटू DB। अब OE कितना है, 10, AE कितना है आप चेक कीजिए, ये लेंथ कितनी है आपकी 20 प्लस DE कितना है, DE 5 सेकेंड है और DB कितना है 20। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और वो 100 200। इसका मतलब है 200 मीटर चली है वो गाड़ी इस दरमियान। We are not splitting it like this, we are just finding out velocity till 50 displacement till 15 सेकेंड। अब मुझे बताओ अगर मुझे 20 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सा एरिया शेयर करना पड़ेगा, 20 सेकेंड तक का ये एरिया है, ये एरिया निकालूंगा तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 20 सेकेंड्स। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एक एरिया निकालेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। So, displacement after 20 seconds is equal to area of triangle OAE plus area of rectangle ABDE plus area of ट्रायंगल BDC। ठीक है, ये तीनों एरिया ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 20 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल OEA, आपको पता है पिछली बार निकाला था हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE, ये कैसे निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 5 इंटू 20 प्लस, अब BDC की बारी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 20। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो पहले से 200 हमें पता है और ये आ जाएगा 50, तो कितने डिस्प्लेसमेंट है उसकी 250 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 250 मीटर। सो यूज ऑफ ग्राफ इज टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, use of VT graph is to find displacement after a certain time. We can also use VT graph to find out acceleration. As I told you before कि ये पार्ट हम लोग 11th में देखेंगे। अब ये आपका solving the graph to find out displacement हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं and we will just complete our understanding of VT graph. एग्जाम में VT ग्राफ, आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। एग्जाम में VT ग्राफ दिया जाएगा, आप देख सकते हैं ये VT ग्राफ दिया है आपको। CBSE में इसका बड़ा प्रचलन है कि ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ पे से आपको इन्फर करना है। फिजिक्स में ग्राफ पे से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग लॉज बना सकते हैं, वी अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स इन
in commerce field also, graphs tell you a lot of things about the trends and everything. That is true. So graph is a very good way of interpreting the data. तो VT ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा which part shows uniform motion, uniform retardation. अब ये दो क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग होंगे कि यार they will keep the two things very close. The question they will ask will be such that कि दो चीजों में आपको confusion होना बहुत बिल्कुल होना ही चाहिए. इस तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है. They are not going to ask you something out of the syllabus, something crazy. They will ask you question based on the same definitions, but they will twist it. जैसे यहाँ पे आपको आदत है स्ट्रेट लाइंस की और मैंने बीच में डाल दिया है कर्व. अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. इस कर्व को देखते हैं, पहली बार देखा है, तो इसका क्या करना है उनको नहीं मालूम. बिल्कुल सिंपल है. मैंने कहा था जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो VT ग्राफ इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. क्या यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है? नहीं. तो विच पार्ट शोज यूनिफॉर्म मोशन? नो पार्ट, नन. अब ये आंसर देना, बेझिझक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे 10th के बाद जब 11th में जाते हैं तो कैसे बोलते हैं ना कि इसमें से कुछ भी नहीं है. We try to find out where it is located. We try to approximate. अच्छा ये थोड़ा सा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो शायद ये यूनिफॉर्म मोशन होगा. ऐसा नहीं सोचना है. Stick to your basics. Be very confident with your basic. ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है कहीं? नहीं. तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है यहाँ पे कहीं. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, लेकिन इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब स्ट्रेट लाइन लाइक दिस जिसमें वेलोसिटी कम हो रही है. अब ऐसा नेचर कहां पे नजर आ रहा है? B to C, there is a uniform retardation. ये आपका आंसर होगा. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट द बेसिक्स. अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ग्राफ काफी हद तक क्लियर है. ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा ऑन मोशन. इसके आगे हमारे 11th के लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं. आशा करता हूं मैं कि वॉट एवर I tried in a very short span of time to make motion slightly more easy for you has worked, and I know some of you and most of you are interested in knowing more. तो 11th और 12th में जो लोग साइंस लेंगे और जो लोग साइंस लेना चाहते हैं, they will study all these things in much more detail. The lectures for 11th will be starting on 20th. Those of you who are interested should contact us, go through our website, and please do inquire about the details. हम लोग यहाँ पे 11th और 12th साइंस पढ़ाते हैं, जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ. 11th और 12th इसको अलग अलग हम लोग ट्रीट नहीं करते. दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंटीग्रेटेड सिलेबस, आप समझ लीजिए. भले साल 11वीं और 12वीं, लेकिन मेरे लिए उसको 11th और 12th एक वन सिंगल कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें हम लोग आपको 8, 9, 10th के बेसिक से ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां पे यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग ऑल द MCQs विच आर डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग एंड एवरीथिंग. तो दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. ऐसा नहीं होगा कि सीधे आपको जो पे क्वेश्चंस जेई में आए या CET में आए, NET में आए, वो थमाए जाएंगे, बोलेंगे चलो इसको रट लो. नहीं, क्योंकि 10th तक आपका सिलेबस काफी डेटाबेस था, तो एक तरीके से पढ़ाया गया था. 11th 12th इज मोर एप्लीकेटिव, तो आपको ग्रेजुअली आगे तक लेके जाना है, स्टेप वाइज. पहले बेसिक थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट करके, फिर बेसिक के ऊपर नया सिलेबस के ऊपर सिंपल क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देन MCQs. इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें आपकी ग्रोथ ग्रेजुअली होती है. बाय द टाइम यू रीच 12th, you become, if you do not interrupt yourself anywhere, you reach in 12th with much more confident, much more capable.
शुरुआत में जो बच्चे बोलते हैं अरे 11 बहुत डिफिकल्ट है, कुछ बहुत ये कैसे होगा, हमारा फास्ट बॉल आ रहा है, बिल्कुल जा रहा है, पता नहीं चल रहा, थोड़ा टाइम स्पेंड करो क्रीज पर तो यू कैन मिडल द बॉल। वैसे ही है, 10th के बाद 11 में आने का लगता है ये तो अपने से नहीं होगा। वही बच्चे 12th के लास्ट में जब सीईटी के फाइनल टेस्ट होते हैं, सीईटी जेई के जब फाइनल टेस्ट होते हैं स्पेशली सीईटी के, तो दे आर लाइक कि सर ये आता है, ये आता है। जेई में भी देर से सर सिर्फ 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बाकी हमको आने। सम ऑफ द क्वेश्चंस दे डू ओरली इन मैथमेटिक्स। तो ये लेवल तक चले जाते हैं वो। तो जो बच्चे बोलते हैं 10th के बाद कि ये कैसे होगा हमसे, इन 12th व्हेन द पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी आर टेलिंग द आंसर्स, दे आर लाइक हमें ये पता है, ये डाउट्स नहीं, ये डाउट्स नहीं, इसका तो ये आंसर है, इसका तो ये आंसर है, वी नो दैट एंड जस्ट सॉल्व 5 or 4 6 डिफिकल्टीज फॉर अस। ये लेवल तक जाते हैं, ये मेरा अनुभव रहा है। तो प्लीज डू comment and let us know about the lectures, and those of you who are interested in joining, contact us. Thank you very much. I hope to see you all soon in the class. Let's hope that happens soon. Thank you.